सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तीसरी क्लास यहाँ पे लेके आए हैं। 2 क्लास यानी मतलब 2 टॉपिक है ना, स्टार्टिंग के मैंने आपको करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। डिस्कवर राजस्थान की प्ले लिस्ट में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका पेपर 3 है, ठीक है, जो तृतीय प्रश्न पत्र राजस्थान का रहने वाला है, उसे अपने बोल सकते हैं राजस्थान अध्ययन, जिसमें राजस्थान की कंप्लीट पॉलिटी वगैरह सारी चीज़ें आपसे पूछी। 2 टॉपिक अपने कर चुके हैं। आज अपने दोस्तों करने वाले हैं और जो मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिशोध, ये टॉपिक करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और इसमें अपने एमसीक्यू नहीं लेके आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से करवाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मैं एमसीक्यू इसके करवा चुका हूं, क्योंकि अपने रतन सिंह, अमीर, कानड़ देव और मालदेव, चंद्रसेन और प्रताप, इन 5 शासकों के बारे में प्रमुख रूप से अपने को पढ़ना है। इनको अपने क्यों पढ़ा रहा है, ये मेन बात तो यहाँ पे आती है कि इनको अपने क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने कोई भी मुगल अधीनता यहाँ पे स्वीकार नहीं की, बल्कि मुगलों के विरुद्ध अंत समय तक अपने दम तक लड़ते रहे। ना अधीनता स्वीकार की, ना इनकी कोई बात मानी, अपने अनुसार ही चले। और इनकी कूटनीतियाँ मतलब ज़्यादा फेमस रही यहाँ पे। और जो मेन इनका मतलब इन्होंने दबदबा रखा अपना पूरा, और बहुत ही प्रतापी शासक थे। मेन कुल मिला के बात है कि अपने जो मेन प्रतापी शासक हैं उनको यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या घटनाएं हुई, सारी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि ये लफड़ा पड़ा क्यों था। देखो, इधर है ना, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी था। ये युद्ध के क्रम में है, मेन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही हुआ था। दिल्ली में शासक था अलाउद्दीन, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे अलाउद्दीन दोस्तों शासक था, तो इसके 2 मंत्री आते हैं, सेनापति, सॉरी मंत्री ने। इसे एक का नाम आता है उल्लुग खां और एक का नाम आता है नुसरत खां। क्या आता है? नुसरत खां। अब दोस्तों आपको पता ही है, जो इसका मेन काम था मंदिरों वगैरह का लूटना तोड़ना, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब ये ना, इसको जाना था कहाँ पे? गुजरात जाना था। अब गुजरात जाना था, क्या लेने जाना था? यहाँ पे दोस्तों सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने या सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए ये जा रहे थे यहाँ पे। लेकिन इनको है ना, यहाँ से जाने के लिए जो रास्ता है ना, वो मेवाड़ से होके जाना पड़ता है। गुजरात या मालवा के क्षेत्र की ओर जाते हो तो दिल्ली से आपको मेवाड़, जालौर इस साइड से मतलब होके एंट्री करनी पड़ती है। तो मेवाड़ का दोस्तों यहाँ पे शासक उस टाइम रतन सिंह था। रतन सिंह सॉरी, बाद में बना था शासन। तो मेवाड़ का यहाँ पे समर सिंह था शासक, ठीक है। और यहाँ पे इसका मंत्री आता है निम्बा। मंत्री क्या आता है? निम्बा। अब यहाँ पे यहाँ से गुजरते हैं तो ये है ना, इनसे टैक्स लेता है उल्लुग खां और नुसरत खां से, ठीक है, टैक्स वसूलता है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे उल्लुग और नुसरत खां, अब ये सोचते हैं कि अपने यहाँ से नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता बदल के जाते हैं अपने जालोर साइड से। अब यहाँ पे जालोर में शासक दोस्तों कानड़ देव होता है, ठीक है। वो यहाँ से इनसे जो भी इनका लूटा गया सामान है, मूर्तियाँ वगैरह, इसके अलावा टैक्स वगैरह भी ले लेता है। तो मेन ये कारण बताते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे शासनकाल 1216 से 1316 ईस्वी तक रहता है। जलालुद्दीन को मार के यह शासक बनता है, ठीक है। ये मेन बात है। मेन बात जो लड़ाई की है ना, वो यही है। अब इनको अपने क्रम से पढ़ेंगे। जैसे अब अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले किस पे आक्रमण करेगा, ठीक है, सबसे पहले ये रणथंभौर पे करेगा। तो इस चीज़ को ही मतलब मेन कारण यही माना जाता है। बाकी और भी सब लोग अलग अलग बताते हैं कारण, ठीक है। मेन कारण यही है। फिर बाद में यहाँ पे रतन सिंह आ जाता है, शासक आता है युद्ध के समय। अब रणथंभौर के चौहान से पढ़ेंगे, क्योंकि पहला युद्ध है ना, पहला आक्रमण इसने रणथंभौर पे ही किया था। अब दोस्तों जो रणथंभौर है, इसमें गोविंद राज है ना, ये 1194 में स्थापना करता है रणथंभौर के चौहान वंश की। ये तो आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ये है पुत्र था। अब अपने बात करेंगे उत्तराधिकारी की, ये ठीक है, वालन। फिर ये क्रम से आते हैं उत्तराधिकारी। फिर जेतर सिंह ने सुल्तान नसीरुद्दीन को आक्रमण रणथंभौर पर सफल नहीं हो पाया। मेन अपने को जो पढ़ना है ना, हम मीर के बारे में पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना।
ठीक है। अमीर का यहाँ पे शासनकाल रहता है दोस्तों 1282 से 1301 ईस्वी तक। 1301 में तो युद्ध हो ही गया था और 1282 में राजा रोहन के बाद दिग्विजय की यहाँ पे नीति अपनाती है। अब इनकी जो नीतियाँ हैं ये पूछे जा सकती है। फिर ये जो क्षेत्र जीतता है आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चम्माधार आदि राज्यों को है ना अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अमीर ने बाध्य किया। प्रतापी शासक था अमीर, मुगलों की यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं की थी किसी भी प्रकार से। अब यहाँ पे है ना दोस्तों जाइन का युद्ध होता है, तो ये दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये इसका चाचा होता है अलाउद्दीन खिलजी का, ये आक्रमण करता है और जाइन का युद्ध 1291 में हुआ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो जाइन का युद्ध है ये रणथंभौर के हमीर देव चौहान और जलालुद्दीन जेके के मध्य हुआ, जलालुद्दीन खिलजी। और जीत यहाँ पे दोस्तों हमीर देव चौहान की ही होती है। और जो जाइन का दुर्ग है ना ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी था, मतलब आपने जाइन का दुर्ग जीत लिया ना तो आप रणथंभौर जीत जाओगे, तो ये जाइन याद रखना। फिर हमीर द्वारा दोस्तों जो मंगोल विद्रोहियों को शरण देने के लिए दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी नाराज, अब ये कारण याद रखना है आपने को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना आपका कारण पूछा जा सकता है, क्योंकि इसने जो मंगोल विद्रोहियों है ना इनको शरण दी थी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ थे। तो इस चक्कर में कहते हैं, एक टैक्स वाली बात बताई थी, दो तीन बातें आती, तो मंगोल विद्रोहियों को शरण दी थी, इस चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था। तो ये याद रखना है अपने को। इससे पहले दोस्तों हिंदू वाटी का युद्ध होता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हिंदू वाटी का युद्ध। हिंदू वाटी का युद्ध होता है 1299 ईस्वी में। पहले दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को हरा चुके थे अमीर देव चौहान, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति वही उल्लुग और नुसरत आते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके सेनापति इस टाइम जो होते हैं ना वो भीम सिंह और धर्म सिंह होते हैं। ये हत्या कर देते हैं नुसरत खां की और नुसरत खां मर जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पे बहुत ही शर्मनाक हार यहाँ पे होती है और अमीर देव चौहान यहाँ पे जीत जाते हैं इस युद्ध को, हिंदू वाटी के युद्ध को। तो हिंदू वाटी का युद्ध कब हुआ? 1299 ईस्वी में हुआ। ये पूरी दोस्तों मैंने आपको पहले भी करवा रखी है, आप दे सकते हो जूनियर अकाउंटेंट के इतिहास के प्लेलिस्ट में जाके। बाकी दोस्तों बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे हम और भी आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड करा पाएँ टाइम टू टाइम। फिर अपने बात करेंगे 1301 ईस्वी की। अब आता है मेन युद्ध दोस्तों। रणथंभौर के अमीर देव चौहान होते हैं, सेनापति रणमल और रत्तीपाल, ये अपने बात कर ही चुके हैं, कल ही अपने बात की थी। अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है यहाँ पे दोस्तों युद्ध लड़ने। अब लालच देकर इनको मिला लिया और यहाँ पे जीत किसकी होती है? अलाउद्दीन खिलजी। धोखेधड़ी से ही दोस्तों ये युद्ध जीतते हैं, मेन इनका और कोई यहाँ पे काम ही नहीं था। अमीर देव चौहान यहाँ पे केसरिया करते हैं, इनकी पत्नी रंग देवी यहाँ पे करती है जौहर, तो पत्नी का नाम भी याद रखना है। और राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ? 1301 ईस्वी में, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो राजस्थान का प्रथम शाका यहाँ पे 1301 ईस्वी में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से। तो बस इतनी थी, यहाँ पे रणथंभौर का इतिहास खत्म हो जाएगा और अमीर देव चौहान के बारे में हमें पढ़ना था, तो आप सिलेबस में देख सकते हो। देखो अमीर के बारे में हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले अपने क्रम से चल रहे हैं क्योंकि वो जैसे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा उस क्रम से चल रहे हैं, तो पहला अपने ने कंप्लीट कर लिया। फिर अपने रतन सिंह की ओर चलेंगे, चित्तौड़ की ओर, फिर अपने कान्हड़ देव की तरफ जाएंगे तीसरे नंबर पे, फिर मालदेव, फिर लास्ट में महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे सारी डिटेल से, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों उस टाइम के है ना जो युद्ध के जानकारी के स्रोत है ना ये भी पूछ सकता है, जैसे हमीर महाकाव्य किसने लिखा? नयन चंद्र सूरी ने। हमीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। ये थोड़े हमीर हटे, ये दूसरे वाले हमीर की बात कर रहा है, चंद्रशेखर ने लिखा। तो तीनों में डिफरेंस याद रखना है, महाकाव्य सूरी के द्वारा, रासो जोधराज के द्वारा, ठीक है। इसमें रा आ रहा है देखो पूरा, रासो जोधराज, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना। हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा, खजाइन उल फतवा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। और अमीर के बारे में भी दोस्तों एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीर या तेल अमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि सिंह जैसे है ना शेर एक ही बार संतान को जन्म देता है, कदली फले एक बार मतलब केले एक ही बार फलता है, तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, वैसे जैसे तेल या उपटन लगाया जाता है एक ही बार स्त्री विवाह करती है, मतलब ऐसे कहते हैं। और सच्चे लोग है ना बात को एक ही बार कहते हैं ना, वैसे है ना हट्टी अमीर थे जो एक बार ठान लिया ना वो यहाँ पे करते थे, दोबारा उस बात पे वो विचार नहीं करते थे, इसलिए ये दुआ। और इन्होंने अपने पिता जेतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी भी बनवाई है। तो रणथंभौर में आपके 32 खंभों की छतरी है, रणथंभौर
दुर्ग में आपके 32 खंभों की दोस्तों आपको छतरी भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये याद रखना अच्छे से। अब बात करेंगे अपने रतन सिंह की। अब अपने थोड़ा मेवाड़ की ओर आना पड़ेगा क्योंकि आक्रमण मेवाड़ पे हुआ था, तो ये ध्यान रखना। अब अपने किसकी बात करेंगे दोस्तों, मेवाड़ की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेवाड़ पे आक्रमण हुआ था और रतन सिंह की बात करेंगे अगला आपका। ये ग्रंथ भी याद रख लेना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये तेज सिंह के समय यहाँ पे लिखा गया था, जो कि ताड़ पत्र पे रचित था। तेज सिंह के समय लिखा गया था, ठीक है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब रावल रतन सिंह की बात करेंगे अपने मेनली यहाँ पे, उसी के बारे में अपने से पूछा गया। 1302 से 1303 ईस्वी तक दोस्तों इनका शासनकाल आता है। इनसे पहले समर सिंह होते हैं। अब अपने जो समर सिंह देखो 1302 तक थे, ये इनके पिता हैं। तो समर सिंह के बाद आता है रतन सिंह, ठीक है। गोहिल शाखा का अंतिम शासक भी इसे कहते हैं। और जो रतन सिंह है ना, इसके समय दोस्तों युद्ध होता है 1303 ईस्वी में। अब यहाँ पे दोस्तों ये युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे तो आपको एक के दिख रहा होगा अलाउद्दीन खिलजी, इधर अपने दिख रहे हैं रावल रतन सिंह। सेनापति आते हैं दोस्तों गोरा और बादल, पूरी वीरता से लड़ते हैं, ठीक है। वीरतापूर्वक लड़ते हुए यहाँ पे दोस्तों वीर गति को प्राप्त होते हैं गोरा और बादल। और केसरिया किया जाता है दोस्तों रतन सिंह के द्वारा। रानी पद्मनी यहाँ पे क्या करती है, 1600 चतुरानियों के साथ अग्नि जोहर करती है, मतलब केसरिया प्लस जोहर इज इक्वल टू शाका। तो राजस्थान का दोस्तों यहाँ पे प्रथम नहीं था, ये था दूसरा, लेकिन मेवाड़ का प्रथम शाखा यही है। मेवाड़ का प्रथम शाखा पूछे तो कब हुआ, 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह के समय यहाँ पे होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी हमने अभी मैंने आपको बताया पहले जीत के आता है रणथंभौर, फिर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है यहाँ पे, ठीक है। और 26 अगस्त 1303 का ये समय था। चित्तौड़ का पहला शाखा अमीर खुसरो की ख्वाजिन उल फतह है, ये खिलजी के साथ था। तो चित्तौड़ आक्रमण का आंखों देखा इसने वर्णन यहाँ पे किया है। ये क्वेश्चन भी अपने कर चुके हैं कल ही, जब हमने प्रमुख मेजर डायनेस्टी यहाँ पे पढ़ा था। अब चित्तौड़ का नाम दोस्तों इसने खिजराबाद कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो चित्तौड़ का नाम बदल कर इसने क्या कर दिया, खिजराबाद। और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी दोस्तों यहाँ पे खिजर खां को दे दी, ठीक है। इसने आगे जिम्मेदारी दे दी मूछला मालदेव को, ठीक है। और फिर जो मूछला मालदेव है ना, खिजर का इसका पुत्र ही था। मूछला मालदेव ने आगे दोस्तों यहाँ पे जिम्मेदारी दे दी जय सिंह और जेता को। अब सिसोदिया के ठिकाने के अब देखो पुत्र आते लक्ष्मण सिंह, ठीक है। फिर हरि सिंह, इनके पुत्र आते हमीर सिसोदिया, राणा हमीर भी जिन्हें बोलते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कल ही, जो मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं राणा हमीर। इनका युद्ध होता है और ये वापस चित्तौड़ पे अधिकार कर लेते हैं 1326 ईस्वी में, ठीक है। और राणा हमीर, इनका भी आपको याद रखना है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों, तो इसका यहाँ पे समाप्त हो ही गया था युद्ध, बस रतन सिंह के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है जो मैंने आपको बताया। अब अपने आ जाते हैं किस पे, कान्हड़ देव चौहान पे आ जाते हैं, मतलब जालोर के चौहान पे। कहाँ पे आ गए अब अपने, अब आगे दोस्तों अपने जालोर के चौहान, ठीक है। और इसमें के जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। अब यहाँ पे अपने कान्हड़ देव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने शुरू में ही आपको बताया थी, क्लियर की थी। इसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक आता है। और सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है ना, वो यही था कान्हड़ देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी वही मंदिर को जीतने गया, यहाँ से देखो रास्ता इधर जाता है, फिर बाद में इन्होंने रास्ता बदला इधर से। तो ये सारी बातें मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ पहले ही। अब अपने युद्ध की बात करते हैं। अब सबसे पहले तो इनमें संधि होती है 1305 ईस्वी में, है ना, दिल्ली है ना, दिल्ली में होता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब ये भेजता है अपने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को आक्रमण करने, कहाँ पे, जालोर। लेकिन यहाँ पे संधि हो जाती है, संधि वार्ता हो जाती है, ठीक है। अब वीरमदेव दोस्तों यहाँ पे दिल्ली दरबार में गया, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, ठीक है। फिरोजा को वीरमदेव यहाँ पे पसंद आ गया और वीरमदेव जो है ये इससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था कि शादी करो। मतलब एक ये कारण बता रहे हैं, बाकी टैक्स वाला मैंने आपको बता ही दिया कारण। तो 2-3 कारण होते हैं, अलग अलग बताए थे। फिर अब अलाउद्दीन खिलजी आएगा ना, ठीक है, विवाह करना चाहती थी। कान्हड़ देव ने विवाह प्रस्ताव ठुकराया। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी थी, ये भी बताएं। मतलब ये कारण है युद्ध करने के। अब देखो, अब जब भी है ना आप जालोर पे जीतना है तो आपको सिवाना दुर्ग पहले जीतना पड़ेगा, तो ये याद रखना है अपने को।
तो पहले अपने सिवाना का युद्ध पढ़ेंगे जालोर से पहले। 1308 ईस्वी की बात है, बाड़मेर में आता है दोस्तों, जो कि मारवाड़ के राजाओं की तो शरण स्थली कहलाता है और जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। ध्यान रखना, हल्देश्वर की पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों। और यहाँ पे शीतल देव प्रशासक था और वीर नारायण परवार ने ये दुर्ग बनवाया था। और इसका पुत्र आता है यहाँ पे सोम, और ये सेनापति आता है बावले पवार। ये आ गया लालच में, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। कमालुद्दीन गुर्ग को भेजता है ये अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति। तो ये याद रखना है, कमालुद्दीन गुर्ग का आपको नाम अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है। अब यहाँ पे ये लालच दे के बावले पवार को अपनी ओर मिला लेता है शीतल देव, और ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी साका होता है। फिर अपने बात करेंगे सिवाना दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम क्या कर दिया, खैराबाद यहाँ पे कर दिया। कमालुद्दीन गुर्ग को प्रतिनिधित्व नियुक्त किया यहाँ पे। फिर अब 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आता है दोस्तों आक्रमण करने कानड़ देव पे, ठीक है। और इसका पुत्र वीरमदेव, सेनापति यहाँ पे दैया बीका, ये बिक जाता है यहाँ पे दोस्तों। तो दैया बीका इसका सेनापति है, सेनापति के नाम याद रखना जरूर। ये दैया बीका यहाँ पे बिक जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का साथ देता है और यहाँ पे दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं और जालोर जीत कर इसका नाम जलालाबाद कर देता है। नाम फुल चेंज किए थे इन्होंने, ठीक है। फिर बात करते हैं इन सब का जिक्र किस में मिलता है, तो कान्नड़ देव दोस्तों प्रबंध में मिलता है, जो पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई अक्षय राज के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अक्षय राज के शासनकाल में लिखी गई पद्मनाभ कान्नड़ देव प्रबंध। तो ये ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों मारवाड़ की, ठीक है। मारवाड़ के राठौड़, तो मारवाड़ के राठौड़ों में मारवाड़ के राठौड़ पढ़ने पड़ेंगे। अभी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं थोड़ा, 1 सेकेंड। हाँ दोस्तों, तो हमने अभी तक कितने कर लिए हैं कंप्लीट, पहले अपने एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने सिलेबस से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो अपना रतन सिंह अमीर कान्नड़ देव, और अब अपने मालदेव के बारे में और चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मालदेव और चंद्रसेन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 1 सेकंड, मालदेव भी दोस्तों यहाँ पे बहुत प्रतापी शासक था। इसके समय भी बहुत सारे यहाँ पे युद्ध हुए और इसने भी दोस्तों यहाँ पे हार नहीं मानी थी। अब मालदेव का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। वैसे अपने पढ़ चुके हैं, पहोबा का युद्ध होता है, ठीक है। पहोबा का युद्ध होता है, पहोबा या सहोबा भी बोलते हैं जिसे। किसके साथ होता है, बीकानेर के शासक जैत सिंह के साथ होता है और जैत सिंह को मौत के घाट उतार देता है मालदेव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये गिरी सुमेल युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल युद्ध। गिरी सुमेल युद्ध लड़ता है जिसमें ये शेरशाह सूरी के साथ लड़ता है मालदेव दोस्तों। तो शेरशाह सूरी हारता हारता बचता है। अब यहाँ पे जैत सिंह को मार दिया ना, तो इसके पुत्र दोनों शेरशाह सूरी के पास चले गए। तब वो लड़ा था किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ मिलके लड़े थे और यहाँ पे शेरशाह सूरी हारता हारता जीतता था, बिल्कुल ही मार्जिन से, बिल्कुल ही ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत यहाँ पे खो देता। उसके बाद दोस्तों शासक बनते हैं चंद्रसेन, जो प्रताप के अग्रगामी भी कहलाते हैं। चंद्रसेन के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी गिरी सुमेल युद्ध आपको ध्यान रखना है 1544 ईस्वी में हुआ। कौन से में, 1544 ईस्वी में यहाँ पे गिरी सुमेल युद्ध होता है, ठीक है। और मालदेव शासक था यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। अब अपने बात करेंगे चंद्रसेन के बारे में दोस्तों, जो प्रताप के अग्रगामी कहलाते हैं। 1562 से 81 इनका शासनकाल रहता है और मारवाड़ का प्रताप भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भोला बिसरा राजा। ये सारे क्या क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि क्या कहा जाता है। भद्राजुण और सिवाना में रहकर मुगल सेना का दोस्तों यहाँ पे सामना किया और कभी भी यहाँ पे दोस्तों अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की अंत समय तक, ठीक है। लड़ते रहे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, बहुत सेना इनके पीछे लगी। मेन उनका मकसद यही था कि कैसे ना कैसे चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करवाई जाए। यहाँ पे अकबर था, ठीक है, अकबर का मेन यही था। हुसैन कुली खां गया इसके चंद्रसेन आक्रमण करने, यहाँ से ये भद्राजुण चले गए। तो ये पूछा जाता है जोधपुर से कहाँ गए भद्राजुण, ठीक है। फिर 1570 के नागौर दरबार में गए भी थे, लेकिन
अब ये पूछा जाएगा कि नागौर दरबार कब लगाया अकबर ने, तो उसमें सारे राजाओं ने आके वहाँ पे मुगल अधीनता स्वीकार की थी, लेकिन इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार यहाँ पे नहीं की। किसने? रावचंद्र सेन ने, जो मारवाड़ के शासक हैं, इन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी यहाँ पे। फिर 74 में जलाल खान को भेजता है, पहले हुसैन कुली खां, ये बदराजुन भेजता है, ये बदराजुन चले गए थे, यहाँ से ये सिवाना चले गए, फिर रामपुरा की पहाड़ों में चले गए दोस्तों, फिर यहाँ पे शाहबाज खां राय सिंह आते हैं, लेकिन और लास्ट में 1581 में इनका देहांत हो जाता है, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। मेन यही पढ़ना था आपको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसने आक्रमण करने भेजा? हुसैन कुली खां को भेजा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर चंद्रसेन जोधपुर से कहाँ गए, ये पूछा गया एग्जाम में। बदराजूण गए, बदराजूण से कहाँ गए? नेक्स्ट सिवाना गए। तो ये याद रखना है अपने को, सिवाना से रामपुरा के पहाड़ों में गए, लेकिन मुगल अधीनता स्वीकार यहाँ पे नहीं की गई, बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों अब अपने बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास पे आ जाते हैं। किसके? मेवाड़ के, क्योंकि अब अपने को बात करनी है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करेंगे। तो सेम इन्हें भी दोस्तों ऐसे ही जम्मा भट्टो याद रखना है। ये क्या है कि सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे ये जो जयपुर के शासक है मान सिंह भगवान दास टोडरमल आए, ठीक है, पहले जलाल खां आया। ये क्या सीरीज है? प्रताप को समझाने आए कि तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, फायदे में रहोगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने जो मुगल अधीनता कभी भी यहाँ पे स्वीकार नहीं की। उदय सिंह के दो पुत्र थे, मतलब दो रानियाँ थी, धीरबाई से पुत्र हुआ जगमाल और जयवंता से पुत्र हुआ यहाँ पे प्रताप। तो अक्खे राज की पुत्री थी, इनकी मदद से यहाँ पे प्रताप को दोस्तों गद्दी पर बिठाया गया। महाराणा प्रताप यहाँ पे शासक बने थे, ठीक है। मतलब महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। कुल मिला के इतना याद रखना है। 72 से 97 के मध्य इनका शासनकाल रहता है, 1572 से 1597 ईस्वी तक, ठीक है। जन्म दोस्तों 9 मई 1540 को होता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई जगह आपको 21 मई भी मिल जाएगा, तो 21 और 9 दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। राज्य से गोगुंदा में होता है, घोड़ा इनका चेतक था। राम प्रसाद इनके हाथी का दोस्तों नाम था। मेन वही जो मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में दोस्तों इनको कीका के नाम से भी जाना जाता था, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को। और दिल्ली यहाँ पे अकबर है ना, इसको महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने में बिल्कुल यहाँ पे विफल रहा था। बिल्कुल यहाँ पे बहुत प्रयास किए, लेकिन ये अधीनता स्वीकार नहीं करवा सका। अब जो क्रम आपको मैंने बताया याद रखने हैं, तो ये पूरा क्रम भी पूछा जा सकता है। एक नंबर पे कौन है, दूसरे पे तो जमा भट्टो आप याद रखना। जलाल खां, मान सिंह जयपुर का शासक है, आमेर का, भगवंत भी आमेर का है, लास्ट में टोडरमल आया। तो ये 72 से 76 के मध्य यहाँ पे समझाने आए थे कि भाई अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप ने यहाँ पे अधीनता स्वीकार नहीं की किसी भी प्रकार से। अब अपने बात करेंगे दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध की। जबरदस्त युद्ध था दोस्तों, अनिर्णायक यहाँ पे युद्ध रहा था। रणनीति दोस्तों इसकी अजमेर में बनी थी, क्योंकि जो इसको मेन हैंडल कर रहा था ना, वो जयपुर का मान सिंह था, प्रधान सेनापति। और इसके जो हरावल भाग का नेतृत्व तो हासिम बरा, आसफ खां, जगन्नाथ कच्छावा, ये जगन्नाथ कच्छावा भी यहाँ पे आमेर का ही शासक है। और इधर दोस्तों हकीम का सूरी यहाँ पे अरावल बाग का दोस्तों यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। और जाला बीता दोस्तों याद रखना है, और भी अन्य थे, ठीक है, पूंजा। और यहाँ पे जाला बीता है ना, इसको महाराणा प्रताप राज चिन्ह देते हैं। लास्ट में ये लड़ता है मैदान में, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों यहाँ पे युद्ध होता है। खुद है ना इनकी ओर से अकबर की सेना की ओर लेखक आया था, वो उसने भी ये लिखा था कि पहले तो मुगलों की सेना बिल्कुल भेड़ों की तरह भाग रही थी, बाद में इसने जिहाद वगैरह का नारा लगाया, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। बाद में ये सेना यहाँ पे डटी रही, ठीक है। अब देखो, अब महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य ना एक घटना हुई थी खतरनाक। यहाँ पे महाराणा प्रताप चेटक के साथ है, अपने चेटक भी बोलते हैं, चेतक भी। अब यहाँ पे ये इनका हाथी आ जाता है मान सिंह का, मर्दाना, जिसका नाम है मर्दाना। अब इस पे चेटक चढ़ गया इसके माथे पे, और बिल्कुल है ना ये तो मर गया, इसका जो चलाने वाला था ना इसको, हाथी को, बस मान सिंह यहाँ पे दोस्तों बाल बाल बचा था। तो ये घटना उसी युद्ध से संबंधित है, हल्दी घाटी के युद्ध से। और झाला बीदा दोस्तों यहाँ पे जो जिनको राज चिन्ह गए थे, बाद में ये वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए, ठीक है। और मेहतर कांप कर स्वयं आने की अफवाह फैलाता है। कभी भी देखना दोस्तों, जो भी युद्ध हुए ना, मुगल बादशाह खुद नहीं आता था,
तो ये इतने डरपोक हुए करते थे। और यहाँ पे महाराणा प्रताप स्वयं लड़ रहे थे, गोगुंदा की ओर चले गए यहाँ पे, और चेतक ने प्राण त्याग दिए थे। और चेतक का जो समाधि स्थल है ना दोस्तों, वो बलीचा गांव में है। कहाँ पे है? बलीचा गांव में। और ये देखो बदायूं ने बात की थी, जो स्वयं मुगलों की ओर से लड़ रहा था, कि हमसे घबराकर मुगल सेना बेडों की तरह, इस हमले से घबराकर मुगल सेना बेडों की तरह भाग रही थी। इसका ग्रंथ आता है बदायूं का मुख्ताब उत तवारीख। ठीक है, अनिर्णायक युद्ध दोस्तों इसको कहा जाएगा। कभी भी ये युद्ध किसने जीता है ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में। जो मैंने बातें बताई वो याद रखनी है आपको बस। और हल्दी घाटी युद्ध को किसकी संज्ञा दी गई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। टोड ने थर्मोपल्ली कहा, अबुल फजल ने खमनोर का, और बदायूनी ने गोलकुंडा का। मेन इनमें कन्फ्यूजन होगा आपको, इनमें आपको डिफरेंस लेके चलना है। अबुल फजल ने खमनोर का, बदायूनी ने गोलकुंडा का कहा था। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम से संतुष्ट भी नहीं था, क्योंकि अकबर का मकसद क्या था दोस्तों? अकबर का मकसद था कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराए। लेकिन यहाँ पे महाराणा प्रताप ने किसी भी हालत में अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर स्वयं गोगुंदा पहुंचा 1576 में। ठीक है, प्रताप को घेरने अनेक असफल प्रयास किए प्रताप को। फिर ये प्रताप को घेरना चाहता था, अधीनता स्वीकार करना चाहता था। और चावंड को दोस्तों यहाँ पे 1576 में महाराणा प्रताप राजधानी बनाते हैं। ठीक है, किसको? चावंड को। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, चावंड को बाद में अपनी राजधानी बनाया, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आएगा कि किसको महाराणा प्रताप ने अपनी अगली राजधानी बनाया? चावंड को बनाया। ठीक है, फिर 1577 में अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा कि भाई उसको कब मतलब बंदी बना के लाओ, कैसे भी लाओ। संघर्ष के बाद यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं 1578 में। कौन? महाराणा प्रताप। फिर 78 में 79 में तीसरी बार मेवाड़ आया, लेकिन यहाँ पे प्रताप को पकड़ने में दोस्तों शाहबाज खां असफल रहा। ये कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां अधिकार कर लेता है, सॉरी 1578 ईस्वी में, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता। फिर इसके बाद अपना प्रभुत्व महाराणा प्रताप वापिस स्थापित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेवाड़ है, ये दिल्ली है अकबर। ठीक है, अब यहाँ पे अब्दुल रहीम खान है ना, इसको भेजा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनके जो बेटे आते हैं महाराणा प्रताप के, अमर सिंह, ये क्या करते हैं, इसके साथ जो भी महिलाएं हैं ना, इनको बंदी बना लेते हैं। अब्दुल रहीम, ये भी बहुत प्रतापी शासक थे, ठिकाने शेरपुर यहाँ पे। और अब्दुल रहीम भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है। फिर बाद में प्रताप को खबर मिलते ही महिलाओं को सह सम्मान वापस भी भेजा। ठीक है, इससे पता लगता है दोस्तों कि जो महिलाओं के प्रति सम्मान या वीरता है, वो सारी महाराणा प्रताप में सब क्वालिटी थी यहाँ पे। ठीक है, भले ही वो दुश्मन की हो या कोई हो। अब दिवेर के युद्ध की बात करेंगे दोस्तों, 1582 का टाइम आता है। कब का? 1582 ईस्वी का। अब ये युद्ध भी फेमस है दोस्तों। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की यहाँ पे जीत होती है और अकबर की हार होती है। अकबर की तरफ से सुल्तान खां आता है, जो अकबर का चाचा होता है। यहाँ पे घटना होती है, अमर सिंह है ना दोस्तों, एक भाले के वार से है ना सुल्तान खां को है ना स्वर्ग पहुँचा देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या घटना होती है कि इनके तरफ से है ना एक और सेनापति होता है बहलोल खान, ये देख सकते हो आप। अब ये बहलोल खां क्या करता है, या तो इसको महाराणा प्रताप के बारे में पता नहीं था या इनकी वीरता के बारे में कुछ सुन नहीं रखा होगा। ये चैलेंज करता है कि महाराणा प्रताप को लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। अब महाराणा प्रताप सिर्फ एक तलवार की वार करते हैं, उसको घोड़े समेत बीच में से ना चीर देते हैं। तो तभी कहते हैं दोस्तों, कहते एक बहलोल खान सी घोड़े सन ही पाड़ देता। तो याद रखना दिवेर का युद्ध यहाँ पे, जिसे मैराथन ऑफ मेवाड़ भी कहते हैं। ठीक है, थर्मोपल्ली हल्दी घाटी का मैराथन ऑफ मेवाड़ किसको कहा गया? दिवेर के युद्ध को कहा गया। तो ये याद रखना है आपने, दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध को कहा गया मैराथन ऑफ मेवाड़, दिमाग में फिट कर लेना है। और यहाँ पे सुल्तान खां आता है, जो अकबर का चाचा होता है। और टोड ने कहा था, ठीक है, जो भी इंग्लिश युद्ध के नाम देगा वो टोड ही कहेगा। फिर 1584 में जगन्नाथ कछावा आता है, प्रताप को कैद करने का अंतिम अभियान। ये भी असफल रहता है, आमेर का शासक होता है दोस्तों ये जगन्नाथ कछावा। ठीक है, कछावा वंश जब पढ़ेंगे अपने। फिर 1585 से 97 के मध्य यहाँ पे दोस्तों जो चित्तौड़ है वह मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पे पुनः अधिकार यहाँ पे कर लेते हैं महाराणा प्रताप। और 1597 को दोस्तों इनके अंतिम सांस लेते हैं। 19 जनवरी 1597 को दाह संस्कार इनका दोस्तों चावंड के पास बांडोली गांव में किया जाता है। यहीं इनकी छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, और दुरसा आड्डा दोस्तों इनके लिए लिखते हैं कि अस लोगो अणदान
पग ले गयो अणनामी, गो आड़ा गवड़ाए जी को बहतो हो दुर्बामी, नव रोजा नह गयो न तो आतस नवली, न गो जरोका हेठ जासू दुनिया जय दहली, गहलोत जीत गयो नयन मूंद रसना डसी, निसास मूक बरिया नयन तो मृत सा है प्रताप सी। अब दोस्तों इसका यहाँ पे मतलब क्या है दोहे का, जो दुर्सा आडा के द्वारा यहाँ पे, हे गहलोत राणा प्रताप सिंह तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट अकबर की बात कर रहा है ये, दांतों के बीच यहाँ पे जीभ दबाई और विश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आडा यानी यश या राज्य को गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के दूरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी भी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद आस्तों यानी बादशाही डेरों में गया, मतलब मुगलों के पास गया। तू कभी भी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रोब दुनिया पर गालिब रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह यहाँ पे हार गया। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए दोस्तों अपना पूरा जीवन है ना बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त अश्वचेतक को सत सत नमन। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसीलिए दोस्तों महाराणा प्रताप को है ना आज तक यहाँ पे याद किया जाता है। मेन यही कारण है उनका याद करने का। और बहुत सारे शासक हुए, लेकिन मेन जो महाराणा प्रताप है इसीलिए याद किए जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में दोस्तों कुछ ऐसा करो कि लंबे समय तक आपको याद रखा जाए, ठीक है। और अभी मैं ना आपको बाकी चीज़ें तो करवा दी है, मेन शासक अगर बात करें तो एक चीज़ और मैं आपको रह गया थोड़ी बता देता हूँ। हाँ, चंद्रसेन से पहले अपने मालदेव थोड़ा बताना था आपको, वो मैं बता देता हूँ मालदेव के बारे में दोस्तों, ठीक है। बाकी मालदेव का बारे में अपने पढ़ चुके हैं, कल भी अपने युद्ध वगैरह पढ़े थे तो उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मालदेव है ये है ना, पहली बात तो राणा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने जाता है। तो मालदेव खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ने जाता है, ठीक है। राणा सांगा की ओर से लड़ने जाता है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, लड़ने जाते हैं मालदेव, लेकिन कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल में, मतलब जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो जब राणा सांगा लड़ रहे थे तो मारवाड़ का शासक उस समय कौन था। तो उस समय मारवाड़ का शासक इनके पिता राव गांगा थे। तो ये याद रखना है बस, इन दोनों में इसलिए डिफरेंस है। और मालदेव को क्या कहा जाता है दोस्तों, असमत वाला शासक, असमत वाला शासक कहा जाता है। और जो मालदेव है 1531 से दोस्तों 1562 तक इसका यहाँ पे शासनकाल रहता है, ठीक है। और 22 जोधपुर सोजत के 22 और 58 अन्य परगने भी इन्हें 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, तो मालदेव को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और निर्माण कार्य की बात करें तो मालकोट का किला, सोजत, पोखरण, इनके अलावा दोस्तों इनकी एक रानी थी, ठीक है, जिनका नाम आता है उम्मादे, जो है ना रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी, रूठी रानी, ठीक है, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य रानियां जैसे थी ये क्या है कि इनका भड़का दिया किसी तरीके से, तब ये रूस के ना ऐसे कह सकते हैं अजमेर चली गई, ठीक है, वहीं अपना पूरा जीवन बिताया। अंत समय में ये उनकी पगड़ी के साथ ही सती हो गई थी मालदेव की, तो रूठी रानी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जो पहोबा का युद्ध हुआ, ठीक है, 1541 में, किसका, पहोबा का युद्ध, तो ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा बता दिया, कल अब उन्होंने किया था पहोबा का। अब यहाँ पे बीकानेर के शासक थे कौन, और यहाँ पे मारवाड़ के मालदेव, और बीकानेर का शासक आता है राव जैतसी, राव जेतसी। कल्याणमल और भीम इसके पुत्र आते हैं, कल्याणमल आता है, एक भीम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मालदेव की ओर से दोस्तों जेता और कुंपा लड़े थे, जेता और कुंपा ये भी प्रतापी सेनापति थे इसके। इन्होंने जयसिंह को यहाँ पे मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और ये दोनों कहाँ पे चले गए, शेरशाह सूरी की शरण में, शेरशाह
सूरी की शरण में दोस्तों यहाँ पे चले गए। फिर इसके बाद ही दोस्तों गिरी सुमेल युद्ध जेतारण का युद्ध होता है। कौन सा? 1544 में, 1544 में होता है यहाँ पे गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध होता है और इस युद्ध में मालदेव के वही सेनापति जेता और कुंपा लड़ते हैं। जेता और कुंपा। इधर दोस्तों दिल्ली का शासक होता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ठीक है। और शेरशाह सूरी आक्रमण करता है और इसके साथ भी बीकानेर के कल्याणमल होते हैं। यहाँ पे जीत है ना इस बार शेरशाह सूरी की होती है, लेकिन ये बिल्कुल हारता हारता यहाँ पे जीतता है। इसीलिए बोलता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो दोस्तों जो मेन जो चीज़ें थी जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, पूरा उसके अकॉर्डिंग करवाया है मैंने, जो अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बस आपको ये कहना क्लास को शेयर करना है। देखो रतन सिंह किया, हमीर किया, कानड़ देव किया, मालदेव किया, दोस्तों चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो मुस्लिम सत्ता के राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिशोध है ये पूरा हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।